यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। हमारे यहाँ इस पर बड़ी गहरी चर्चा होती है और लोग ये कहने लगते हैं कि भाई स्पेशल कम्युनिटीज़ के लेवल के कोड होने से बेहतर है कि हमें कॉमन सिविल कोड पर काम करें। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब उस वक्त ऐसा सोचते थे? नहीं, कॉमन सिविल कोड जो है बाबा साहब अम्बेडकर उसके पक्ष में थे, लेकिन उसके पहले हिंदू कोड बिल उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हिंदू लॉ इनइक्वालिटी पर बेस्ड था। अगर आप हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखें, मनुस्मृति को या बाकी स्मृति को देखें आप, तो आप उसमें पाएंगे कि वो इनइक्वालिटी पर वो बेस्ड था। तो बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल जो है उससे पहले हिंदू समाज में जो है वो इक्वालिटी लाना चाहते थे, और उससे ये अपील करना चाहते थे, चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे मुस्लिम्स हो, कि भाई ये इक्वालिटी के आधार पे भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पहले जो हिंदू लॉज है, अभी देखो महिलाओं को अभी सनी सिंगापुर में एंटर नहीं करने दिया, अभी हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को जो है वो स्टेट मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहाँ हनुमान चालीसा ला लिया आपके नागपुर कारपोरेशन में एड्स अवेयरनेस में। अब एड अवेयरनेस और हनुमान चालीसा का क्या रोल है? तो इस तरह का जो लॉ और कल्चर को लेकर जिस तरह का जो हिंदी ज्यूरिस्प्रूडेंस को जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने का जो तरीका हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये सेकंड स्टेप है। उसके पहले एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो भारत में अभी रोहित वेमुला का जो सुसाइड हुआ है, या आप जो जेएनयू में हो रहा है, या अभी राजस्थान में 2 घटनाएं हुई, एक दलित लड़की और बच्चों को मारा गया है, तो ये भारत में क्यों रहे? प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। अब मोदी जी कह रहे हैं स्टार्टअप इंडिया और रिक्शा चलाओ, तो इससे तो कोई दलित एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं हो सकती है। अगर आपको अगर सही में लगता है कि SC ST OBCs में एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, तो ये देश का जो GDP और उससे आगे चल के जो देश का वेल्थ है, उसमें आप इक्वालिटी और इंक्लूजन की पॉलिसीज बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मतलब चीजें पहले समांतर ले आई जाए और फिर उसको कॉमन सिविल कोड में उसको यूनिफॉर्म किया जाए। जी जी जी। आप कैसा समझ रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस वक्त में भी हम लोग इसको उतने ही गहराई में देखते हैं? ये वैसा ही दिखता है, सिर्फ इसका एक फॉर्मेट बदल गया, ऐसा कुछ लगता है? आपको क्या लग रहा है कि बाबा साहब इसको किस लहजे में देखते हैं और कैसे इसको खत्म करने की पॉलिसीज बनाते हैं? नहीं, बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट बिल्कुल क्लियर है। उसमें 3 मेथड्स हैं। एक है नोशनल चेंज, दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंज, तीसरा है गुण भेदा डिस्ट्रक्शन। नोशनल चेंज यानी मानसिक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज यानी व्यवस्था परिवर्तन, गुण भेदा डिस्ट्रक्शन यानी जो क्वालिटीज़ में डिफरेंस है, चाहे एजुकेशन या स्किल्स के वजह से या कल्चर ऑफ माइंड के वजह से, उसको ठीक करना। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये 3 वेज बताते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट के। तो मैं समझता हूँ अगर हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें, क्योंकि नोशनल चेंज तो धम्म से रिलेटेड है डायरेक्टली, यानी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, पर स्ट्रक्चरल चेंज इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है देश के अंदर में। जैसे आज देश में 4-5 मेजर लॉस की ज़रूरत है। आपने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, लेकिन अगर आप बाबा साहब की स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ को अगर आप पढ़ेंगे, तो एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, और ये कहा था कि एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो है वो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों पर अप्लाई होना चाहिए, और उसके लिए ट्रिब्यूनल होना चाहिए। नहीं जैसे आज कस्टम्स या प्रोविडेंट फंड के जो कमिश्नर्स होते हैं, जो क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी करते हैं और बाद में उसका अपील ट्रिब्यूनल में होता है, उस तरह होना चाहिए, और उसके बाद अगर मेजर इश्यू हो तो हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए। ये एक बात कही थी बाबा साहब ने। दूसरा स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में कही थी कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो वो पीनल ऑफेंस होना चाहिए। आज भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का कोई लॉ नहीं है। ह्यूमन राइट्स लॉ 1993 का है, पर उसके अंदर ह्यूमन राइट्स डिफाइंड नहीं है, उसकी पनिशमेंट्स डिफाइंड नहीं है, उसके अंदर कोर्ट्स अभी तक देश में जो है वो निर्माण नहीं हुए। तो मुझे लगता है 4-5 मेजर लॉस की ज़रूरत है, जिसको मैं अम्बेडकर लॉस कहता हूँ। कौन से वो अम्बेडकर लॉस है? एक है एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ, दूसरा है ह्यूमन राइट्स लॉ, जिसमें जुडिशरी को भी उसके अंदर लाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर पे भी वो अप्लाई होना चाहिए। तीसरा जो है वो रिजर्वेशन लॉ, और चौथा जो है वो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स लॉ। ये 4 मेजर लॉ है, तब जाके ये 4 लॉस का इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब भारत में जो जाति आधारित जो विषमता है वो समाप्त होगी। और जाति आधारित विषमता के लिए आपको जो है कोई मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग कहेंगे ये लोग तो बोलते ही रहते हैं। आप NSSO का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का 2011 का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, या आप अभी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का प्रिलिमिनरी डेटा आ रहा है उसको पढ़ लीजिए, सेंसस ऑफ इंडिया का 2011 का रिपोर्ट है उसको पढ़ लीजिए, वर्ल्ड बैंक की 2006 और 2015 की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि भारत में तो जाति एक रियलिटी, और जाति के ऊपर जो भेदभाव है वो तो रियलिटी है। और जो कहते हैं कि हम राष्ट्र बनाएंगे, जब तक जाति को समाप्त नहीं करोगे राष्ट्र कैसे बनेगा? मैं आपकी बात को समझने का जब प्रयास कर रहा हूं तो एक बात इसमें छूट जा रही है कि यदि
ये लॉ बनाने की ज़रूरत है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इस तरह के लॉ की ज़रूरत है। क्या इसकी ज़रूरत बाबा साहब भी महसूस करते थे? बिल्कुल, अगर आप उसमें स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ को अगर आप देखेंगे, या डी बॉयज़ को लेटर लिखा था बाबा साहब ने कि हम शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे, तो इसका मतलब कास्ट के इशू को ह्यूमन राइट्स का इशू बनाना चाहते थे। डी बॉयज़ जो ग्रेट जो ब्लैक अभी फिर इस वक्त जो बड़ी तैयारी हमारे देश में सरकारी तौर पर चल रही है और जिसमें बाबा साहब के स्मारकों की बड़ी बात हो रही है, बाबा साहब के महिमा मंडन की बात हो रही है, लेकिन इसमें बाबा साहब का जो बेसिक इशू है जिसके लिए बाबा साहब समर्पित है वो छूटा जा रहा है। नहीं, स्मारक बने वो तो वेलकम है, हम उसको कुछ नहीं कहते, और स्मारक बन रहे तो बहुत लेट हो रहा है, जल्दी बन जाना चाहिए था। अभी भी जो कर रहा है वो कोई एहसान नहीं कर रहा है देश के अंदर में, क्योंकि ये देश ही यूनाइटेड है बाबा साहब की वजह से। ये भारत निर्माण हुआ संविधानिक और लोकतांत्रिक भारत बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। तो बाबा साहब तो फादर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया के, बाबा साहब अम्बेडकर फादर है प्रबुद्ध भारत के, इसलिए ये 125 करोड़ के स्मारक बनेंगे, बने अच्छी बात है, लेकिन वो कोई लेकिन फोकस स्मारकों पे होना चाहिए कि जो है स्मारक तो यूपी में भी बने, वही गलती कर रहे लोग बार बार। स्मारक बने कोई जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो पॉलिसीज ऑफ अम्बेडकरिज्म है उस पर फोकस होना चाहिए। और पॉलिसीज ऑफ अम्बेडकरिज्म, मैं ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ कि भारत का आप बजट देख लीजिए, भारत की अर्थशास्त्र देख लीजिए, भारत के लॉज देख लीजिए, आज तक भारत के अंदर में जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह की पॉलिसीज चाहते थे उसके ऊपर अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और यही नतीजा है कि आज SC ST OBC के माइनॉरिटीज़ के लोग जो है देश में पिछड़ रहे हैं। आप कैसा समझते हैं कि ये चीज़ें भारत की इकोनॉमी का हिस्सा कब बन पाएगी? देखिए, एक बड़ी मज़ेदार बात आपने पूछी है। अब कहा कि बजट के अंदर में हम 70,000 करोड़ दे दिया SC ST को, पहले 56,000 करोड़ दिया, आपके डिक्की को और SC ST एंटरप्रेन्योर्स को 10,000 करोड़ दिया। अब हमारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि अभी तक तो मिला नहीं, बेचारे तो खुश तो होंगे, ये बात और है, अभी तक मिला नहीं तो खुश होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि भारत का टोटल इकोनॉमी क्या है इसको देखने की ज़रूरत है। अभी भारत में अगर दो चीज़ों को देखना होगा, एक भारत का GDP, यानी हम एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा GDP से आगे जाके भारत का टोटल वेल्थ, ये दो चीज़ों को देखना होगा। अगर आपको अर्थशास्त्र समझना है, अगर आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना है, तो आपको दो चीज़ों को समझना होगा। तो अभी मैं पहला एस्पेक्ट लेता हूँ GDP। अभी भारत का GDP आज के प्राइसेस के हिसाब से लगभग 135 लाख करोड़ है। अब 135 लाख करोड़ के GDP के अंदर में आज SC ST को, अगर आप SC ST की बात कर रहे हैं, अभी तो इसमें OBC को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बजट में उनको नहीं दिया है, तो आज SC ST को अगर 70,000 करोड़ मिला है, या बाकी तरीके से भी जो गवर्नमेंट सैलरीज है या और भी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो निर्माण हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि SC ST का पॉपुलेशन आज 26% है, तो क्या GDP का 26% SC ST के पास है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। और GDP से आगे जाके मैं टोटल वेल्थ ऑफ इंडिया को कहूँ अगर, तो टोटल वेल्थ ऑफ इंडिया इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स के हिसाब से 10,000 लाख करोड़ के ऊपर भारत की टोटल वेल्थ है, जिसमें का प्रोड्यूस्ड कैपिटल है 2,000 लाख करोड़ का। अब 2,000 लाख करोड़ के अंदर में भारत के अंदर में 50% से ज़्यादा ब्लैक इकोनॉमी है। अब ये पनामा पेपर्स निकल रहे जो आपके जो है वो मोसैक फोरेंसा का जो निकल रहे हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। भारत की आधे से ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो ब्लैक इकोनॉमी है। अरुण कुमार प्रोफेसर है, आप जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा अर्थशास्त्र के ऊपर रिसर्च किया, ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर भारत में ब्लैक इकोनॉमी नहीं होती तो भारत का GDP 6.5 टाइम्स ज़्यादा होता, यानी आज जो 135 लाख करोड़ है वो 900 लाख करोड़ होता। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारत की टोटल वेल्थ देखी, अभी जो आंकड़ा आ रहा है कि 1% लोगों के पास 55% वेल्थ हो गई इंडिया के अंदर में, तो फिर 99% लोगों के पास क्या? ये जो विषमता है जिसको अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि ये विषमता अब खाई हो गई है, डिस्पैरिटी हो गई है, या अभी जो हमारे जो कैपिटल इन 21st सेंचुरी जिन्होंने लिखा है, थॉमस पिकेटी, वो भी आए भारत में, उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनइक्वालिटी है। तो बाबा साहब का जो मेजर पॉलिसी है वो तो इक्वालिटी और जस्टिस को अचीव करने का पॉलिसी है, नहीं जो शोषण के खिलाफ जो है, जो शोषण के समर्थन में खड़ा होता हो, उस आंदोलन को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। मतलब अब भारत जाति भेद और वर्ण भेद से भी आगे बढ़ता हुआ अब वर्ग भेद पर आ गया है। वर्ग भेद तो जाति भेद में निहित ही है। आप कास्ट क्लास थ्योरी अगर पढ़ेंगे बाबा साहब के, तो त्रैवर्णिक एक तरफ और शूद्र और वर्णभाई एक तरफ, ये तो कास्ट क्लास थ्योरी था इंडिया का, बाबा साहब ने जिसको लिखा है।
वॉल्यूम एसेस ऑन अनटचेबिलिटी में लिखा है इसको। एक बात जो कही जाती है कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम है इसको अगर ख़त्म करना हो तो इसका रोटी बेटी व्यवहार होना चाहिए। इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना हो तो जो कास्ट का कॉलम जो है जो लोगों के लिविंग सर्टिफिकेट में और अन्य प्रमाण पत्रों में आता है उसको हटा दिया जाए तो कास्ट खत्म हो जाएगी। इतना सिंपल फॉर्मूला आपको लगता है कि बाबा साहब ये इस तरह से कास्ट सिस्टम को, अगर इतना सिंपल होता तो हम में से कोई अम्बेडकर बन गए होते अभी। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को ठीक से ना पढ़ने की वजह से ये सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं। क्या ये प्रमाण पत्रों का मुद्दा है? नहीं, अभी आप देखिए, जब ब्रिटिश भारत में नहीं थे और जब कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं थी तब भी तो भारत में कास्ट थी ना। अभी आप देखिए, बारबोसा आए, बारबोसा के पहले अल्बोरेनी आए, अल्बोरेनी के पहले फाहिन इत्सिंग यूनसैंग आए, उसके पहले मेगास्थेनस आए। जब पहला उल्लेख ऋग्वेद में आपको वर्ण का मिलता है 10वें मंडल में, वहाँ से लेके अल्बोरेनी, सॉरी मेगास्थेनस, अल्बोरेनी और बारबोसा, और बीच में आपके इत्सिंग फाहिन और यूनसैंग। तो आप ये पूरा पीरियड अगर देखेंगे तो आपको कास्ट पूरे देश में दिखती है। तो सर्टिफिकेट के कॉलम से अगर केवल मान लीजिए कास्ट हटा दिया और इंडियन लिख दिया तो उससे कास्ट कैसे चले जाएगी? गांव में, बस्ती में, मंदिरों में सबको मालूम है कौन कौन से कास्ट का है। आप एरियल एंटीना तो लगा के ही है, सारा मंदिरों के अंदर में एंट्री उन लोगों को है, सरनेम्स में आपके जो है कास्ट है। तो मैं समझता हूँ कि इससे कास्ट कैसे जाएगी। मैं समझता हूँ इतना चाइल्डिश सोल्यूशन देना, मैं समझता हूँ कि लीडर्स लोगों को जो है वो सूट नहीं करता है।